नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका। मैं हूं पिंकेश। आज हम लेने वाले हैं Q&A सेशन नंबर 3। इसके पहले हमने 1 और 2 लिया था जिसमें काफी अच्छा रिस्पांस मिला था, काफी अच्छे व्यूज भी आए थे। आप चाहे तो वो वीडियोस देख सकते हैं, बिकॉज हम ट्राई करते हैं कि कोई भी क्वेश्चन हम लोग रिपीट ना करें और हर सेशन के अंदर में कुछ नया जो है दिलाया जाए। यहाँ क्वेश्चन पूछने वाले का तो आंसर होता ही है, लेकिन साथ ही साथ दूसरे लोगों को भी जो है काफी सारे इंसाइट्स मिलते हैं और उन लोगों को जो है एक नॉलेज या फिर कह दीजिए लर्निंग्स भी मिलती रहती है इसके जरिए। दोस्तों, हम इस सेशन को जो है इंटरैक्टिव बनाना चाहते हैं, इसलिए अगर आपके मन में और कोई सवाल आता है तो आप कमेंट करके नीचे बता सकते हैं। अगर आपने ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी के अभी आप बेल आइकन भी दबा दीजिए दोस्तों, ताकि आपको रेगुलर अपडेट्स मिलती रहे एंड इंपॉर्टेंट अपडेट्स आपसे मिस ना हो। चलिए दोस्तों, सबसे पहले शुरुआत करते हैं। ये सवाल है दोस्तों साई वेंकट का और उन्होंने पूछा है, हाई सर, मैंने ये वीडियो पूरी तरह से देखा है और मैं फर्स्ट टाइम ELSS के अंदर में इन्वेस्ट कर रहा हूं एंड आई गो फॉर द मंथली ELSS प्लान। वो फंड लॉकडाउन होगा, वो क्या एवरी मंथ के हिसाब से होगा? पहले मैं आपको ये बता दूं कि ELSS का जो 2020 का जो फाइनेंशियल ईयर है उसमें अगर आप इन्वेस्टमेंट करते हैं 30 जून 2020 तक, तो वो पिछले साल का ही माना जाएगा, यानी फाइनेंशियल ईयर 2020 का माना जाएगा। और दोस्तों, इसमें जो लॉक इन पीरियड है वो लॉक इन पीरियड 3 साल का रहता है और यहाँ पूरे टैक्स फ्री जो है रिटर्न्स आपको मिलेंगे। तो ऐसे केस में आपको ध्यान रखना है, मान लीजिए आज 20 अप्रैल है, तो 20 अप्रैल को अगर आप इन्वेस्ट कर रहे हैं यहाँ पर, अगर आप 3 बजे के पहले कर रहे हैं तो ऐसे केस में लॉक इन 3 साल का रहेगा। ये ओपन होगा दोस्तों 19 अप्रैल 2023 को, यानी कि 3 साल होंगे 21, 22, 23। तो ये 3 साल के बाद में जो है ओपन होने वाला है। तो यहाँ पर आपको ध्यान रखना है, ये आपको जो है डे के हिसाब से होता है, ये ईयर के हिसाब से नहीं होता है। तो दोस्तों नेक्स्ट सवाल ले लेते हैं। ये सवाल पूछा गया है अनिल कुमार पात्रा द्वारा। इनका पूछना है डी मार्ट के बारे में, एवेन्यू सुपरमार्ट के बारे में। तो दोस्तों इसके बारे में हमने इसके पहले भी एक वीडियो बनाया है, पूरा फंडामेंटल एनालिसिस आपके साथ में शेयर किया हुआ है। तो कुछ बातें मैं और बता दूं, जैसे कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, यहाँ पर आपको एवेन्यू सुपरमार्केट के कुछ वैल्यूएशन वाली चीजें नजर आ रही है। का मार्केट कैप दिख रहा है 1,45,000 करोड़ रुपए का और ईपीएस देखिए, उनका ईपीएस 19.54 आ रहा है एंड उनका जो पी रेशियो बन रहा है दोस्तों वो बन रहा है 115। ये मैं आज की डेट का ले रहा हूं, 20 अप्रैल का। तो दोस्तों यहाँ पर एसबीआई कैप ने कहा है कि यहाँ पर एवेन्यू सुपरमार्केट में 125 टाइम्स से ज्यादा का पी नहीं होना चाहिए। और दोस्तों यहाँ पर क्योंकि डिमांड प्रीपोनमेंट हुआ है, तो आप देखेंगे बाद में जाके जो है लोगों का कंजम्पशन कम हो सकता है। और आप देखेंगे दोस्तों, ये फर्नीचर वगैरह जो बेचते हैं एंड जो लग्जरी आइटम्स वगैरह अपने स्टोर्स में रखते हैं, जैसे कि एपरल्स वगैरह हो गए, तो उसका डिमांड कम होगा। तो यहाँ पर जो है ये शेयर अच्छा परफॉर्म करते हुए दिख रहा है डिस्पाइट द लॉकडाउन, लेकिन बाद में जो है हो सकता है कि इसमें जो राइस आया है वो जो है फॉल हो जाए। अब ऐसे केस के अंदर में आपको 2 चीजें और ध्यान रखनी है कि जब इन्होंने अपना स्टेक सेल किया था तो 1700-1800 रुपए के आसपास किया था, और इवन जब इन्होंने QIP राउंड किया था तो 2050 के रुपए पर किया था। तो अगर आपको यहाँ पे कोई भी एडिशन करना है दोस्तों, तो आप 2100 के नीचे ही एडिशन करेंगे, अदरवाइज आपको यहाँ पर एडिशन नहीं करना चाहिए। अगर आपको यहाँ पे इन्वेस्टमेंट किया हुआ है 2223 रुपए या 2400 रुपए पर, तो ऐसे केस में आपको रुकना पड़ेगा दोस्तों, लेकिन कंपनी में कोई इश्यू नहीं है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। अब दोस्तों बात करते हैं अपने थर्ड क्वेश्चन का, जो कि बहुत सारे लोगों ने पूछा है। ये क्वेश्चन है दोस्तों NBCC मतलब नेशनल बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन कंपनी, जो कि गवर्नमेंट ओन है, जहां पर 65% गवर्नमेंट का होल्डिंग है। ये क्वेश्चन पूछा है सौरभ गंगवार ने, और दोस्तों इसके अलावा ये क्वेश्चन पूछा है शंकी जी ने, महेंद्र जी ने, और दोस्तों महेंद्र जी ने 2-2 बार ये क्वेश्चन पूछा है। दोस्तों इसके बारे में हम पूरी चर्चा कर लेते हैं अच्छी तरीके से। सबसे पहले देख लेते हैं कि ये पर्टिकुलर जो कंपनी है उसमें रेवेन्यूज किस तरह के रहे हैं। तो अपने स्क्रीन पर देख पा रहे हैं क्वार्टर वाइज, तो रेवेन्यू तो इनके बढ़ते चले जा रहे हैं, लेकिन आप दोस्तों देखेंगे सितंबर 2019 में उन्होंने लॉस दिखाया है, और दिसंबर में उनके जो आंकड़े अगर आप कंपेयर करेंगे उसके पहले वाले क्वार्टर से जून 2019 या फिर मार्च 2019 या फिर दिसंबर 2018, तो वहां पे जो है कमजोरी दिखाई दे रही है। अगर दोस्तों इनके ईयरली डेटा पे बात करें तो ईयरली भी इनका जो है रेवेन्यू बढ़ता जा रहा है, लेकिन दोस्तों हम लोग बात करें अगर इनके ईयरली प्रॉफिट्स की, तो आप देखेंगे दोस्तों इनके प्रॉफिट्स स्थिर हो गए हैं। अगर 2018 में देखें तो 395 करोड़ रुपए है, और अगर 2019 में देखते हैं तो 351 करोड़ रुपीस है। तो दोस्तों यहां से समझ में आता है कि कंपनी को जो है स्थिरता आ गई है, इसमें जो है स्टेबिलिटी आ गई है एक प्रकार से ग्रोथ में, इन टर्म्स ऑफ प्रॉफिट, नॉट इन टर्म्स ऑफ द रेवेन्यू। तो दोस्तों ये जो है आप देखेंगे दिस इज
कॉजिंग द प्रॉब्लम इन द क्वार्टर रिजल्ट्स। जो क्वार्टर रिजल्ट्स आ रहे हैं उसमें भी कमी देखने को मिली है। अगर हम लोग यहाँ पर देखें दोस्तों शेयर होल्डिंग की, तो यहाँ पर एक दिलचस्प चीज नजर आती है। आप देख सकते हैं यहाँ पर गवर्नमेंट ने अपनी होल्डिंग जो है रिलीज की है, यहाँ पे शेयर्स बेचे हैं। जहां दिसंबर 2018 के अंदर में प्रमोटर्स यानी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के पास में 70.57% शेयर हुआ करते थे, वो पहुंच गए 65.93 पर। एंड आप देख सकते हैं FIIs एंड FPIs ने यहाँ पर अपना स्टेक बढ़ाया है। तो आप समझ सकते हैं दोस्तों, इन्होंने सस्ते में जो है शेयर्स यहाँ पर लपके हैं। एंड जब ये शेयर जो है 18 से 20 रुपए चल रहा था, उस समय बहुत अच्छा चांस था इसको लेने का। इवन ये 15 रुपए तक भी गया था, तो वहां पर एवरेज करना चाहिए था। यहां पर एक बहुत ही छोटी क्वांटिटी जो है ऐड कर सकते हैं। और अगर आपका सवाल है कि लॉन्ग टर्म के लिए कैसा है, तो मुझे कंपनी में कोई इशू नहीं दिखता है। सबसे बड़ी बात, ये कंपनी जीरो डेट कंपनी है, बहुत सारा इसका पैसा जो है कंसल्टेंसी से आता है। और अगर आप भारत की अगर इंफ्रास्ट्रक्चर रिलेटेड चीजों में विश्वास रखते हैं, उसकी जो है इकोनॉमी में आगे चल के जो है मेरे को तो लगता है कि इसमें जो है काफी काम आने वाला है, इस कंपनी को भी काम मिलने वाला है। तो ऐसे केस में जो है आप निश्चित तौर पर जो है इस कंपनी के लिए पॉजिटिव रह सकते हैं दोस्तों। अगर आप लॉन्ग सिनेरियो करते हैं, तो आपका अगर ये शेयर खरीदा होगा अगर 82 रुपीस में, तो ये जो है आपको रेट वापस मिल सकता है आने वाले 2 से 3 सालों के अंदर में। सो आई एम पॉजिटिव अबाउट द कंपनी, मुझे कंपनी में कोई दिक्कत नहीं दिखती है। अगर शॉर्ट टर्म के लिए आप एडिशन यहाँ पे करना चाहते हैं, तो शॉर्ट टर्म में आपको जो है बेनिफिट मिल सकता है, बिकॉज लॉकडाउन में इनकी एक्टिविटीज को रिलैक्सेशन मिला है, ऐसी अभी न्यूज सामने आई है दोस्तों। देन दोस्तों सवाल है रियाल पटेल का। इनका कहना है कि SBI कार्ड के ऊपर में वीडियो बनाई है। तो SBI कार्ड के ऊपर में हमारे पास 3-4 वीडियोस है। रिसेंटली मैंने पोस्ट किया था SBI कार्ड के बारे में, जहां पर जो है वहां ऑप्टिमिज्म जताया गया था उस पर्टिकुलर कंपनी के बारे में। और मैंने ये भी कहा था कि दिस इज अ टाइम टू एवरेज। वैसे जब अलॉटमेंट हो गया उसके बाद में जो है शेयर्स डाउन आने शुरू हो गए थे, तब मैंने एक वीडियो बनाया था जिसमें साफ साफ कहा था कि गिर रहा है तो गिरते रहने दो, 1 महीने के बाद देखेंगे, बिकॉज 1 महीने के बाद HNIs यहाँ पर सेल कर रहे हैं। वहां पर एक और चीज जो है मैंने लास्ट वाले वीडियो में बताई थी, वो ये कि HNIs ने बेचा है और किसने खरीदा है, फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर्स ने खरीदा है। तो ऐसे केस के अंदर में आपको ये सभी चीजें कंसीडर करके जो है अपनी स्ट्रैटेजी डिसाइड करनी चाहिए। साथ ही साथ दोस्तों इसमें ध्यान रखिए, अगर SBI कार्ड में आप अगर पैसे ऐड कर रहे हो, मतलब आपको जो है लग रहा है कि नहीं ये आगे बढ़ेगा करके, तो ऐसे केस के अंदर में आपके पास दूसरे ऑप्शंस अवेलेबल है, तो उसको जरूर एक्सप्लोर कर लीजिएगा, बिकॉज यहाँ पे रिस्क बहुत ज्यादा है। इनका 98.6% पोर्टफोलियो अनसिक्योर्ड है और इनके बिजनेस को डायरेक्ट इंपैक्ट पड़ा है, बिकॉज लॉकडाउन है, कोई मॉल वॉल जा नहीं रहा है और अपने खर्चों को जो है कम करते जा रहा है। मैं तो सिर्फ इससे जो है नेटफ्लिक्स का जो सब्सक्रिप्शन है और 1-2 EMI है वो भरता हूं, बाकी मैं इसमें से कोई ट्रांजैक्शन अभी कर ही नहीं रहा हूं, बिकॉज जरूरत ही नहीं लग रही है इस तरह की कोई भी ट्रांजैक्शन करने की। सो दिस इज क्लियर, ये मैं आपको जो है अपनी तरफ से बता रहा हूं कि मुझे लगता है कि SBI कार्ड में अगर नया निवेश करना चाहते हैं आप लोग, तो उससे अच्छा है किसी और जगह पर जाए। एवरेज करने का यहाँ पे मौका है, और इसके नीचे अगर आप एवरेज करना चाहते हैं, तो जब ये 500 के नीचे जाएगा, 450 के आसपास जो है आप एवरेज कर सकते हैं। नीचे जाने की चांसेस मुझे लगता है यहाँ पर आएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों सुधीर चौधरी जी का, और इनका क्वेश्चन है कि भैया बजाज फाइनेंस का हम लोग क्या करें, क्योंकि 10% ये डाउन आ रहा है। देखिए बजाज फाइनेंस के बारे में मार्केट में ऐसा बताया गया कि 1700 रुपए रेट जाएगा। अगर ये बजाज फाइनेंस 2000 के नीचे आता है, तो आपको तभी एडिशन करना चाहिए। अभी प्रेजेंट प्राइस में बस एडिशन करने के लिए नहीं बोलूंगा, बिकॉज बजाज फाइनेंस के बारे में आप उसका पी देखेंगे तो वो अराउंड 27 टाइम्स पे चल रहा है, और आप उसका अर्निंग भी ऑब्वियसली जो है कम होने वाला है। तो जब ये पर्टिकुलर चीजें जो है सेटल हो जाएगी, और आप देखेंगे कि ये तो पूरा क्वार्टर गया, उसके बाद में बारिश का समय है तो वो भी क्वार्टर गया, तो अगला जो है खरीदारी कोई भारतीय कंज्यूमर करने वाला है तो दिवाली वगैरह करने वाला है, उसके बाद शादी का सीजन वगैरह शुरू होगा। तो आप समझ सकते हैं अच्छी तरीके से बजाज फाइनेंस जो है स्ट्रेस में रहने वाला है। अगर आप यहाँ पे क्वांटिटी ऐड भी कर रहे हैं, तो छोटी छोटी क्वांटिटी ऐड कीजिए, क्योंकि बाद में आपको और चांसेस मिल सकते हैं। पर्टिकुलरली मैंने अपने लास्ट वीडियो के अंदर में बोला था साफ साफ कि Q1 FY21 में आपको जो है अच्छा चांस मिल सकता है बाय करने का एक और बार। तो यहाँ पर दोस्तों एकदम हड़बड़ी मत करिए, 2000 के नीचे आएगा तभी आप इसमें नया पोजीशन ऐड करेंगे। देन दोस्तों नया क्वेश्चन है दुर्गा ज्योति दत्ता जी का, काफी बड़ा क्वेश्चन किया कि हम लोग जो है बहुत ज्यादा पैनिक कर रहे हैं, बिकॉज मैंने उस समय बंधन बैंक का एक वीडियो बनाया था जिसमें मैंने कहा था कि बंधन बैंक हो सकता है कि 150, 100 या फिर उससे भी नीचे आ सकता है। और दोस्तों यहाँ मार्केट में चीजें चल रही थी, एम्बिट कैपिटल ने भी ऐसा कहा था, बिकॉज हमको पता है कि लॉकडाउन जो है एक्सटेंड होने की बातें अभी बढ़ गई है। तो अभी जो मार्केट अब तक नीचे गिर रहा था, यूएस के मार्केट को देखकर गिर रहा था, फिर इंडिया के अंदर में लॉकडाउन आ गया तो यहाँ पर भी जो है मार्केट थोड़ा और गिरा, देन उसके बाद में अभी बढ़ना शुरू हो गया है। तो व्हाट, अब जब कोई भी फुटबॉल
पार्क में फेंकते हैं तो अभी वो गिरता हुआ दिख रहा है, लेकिन पार्क जब टच करता है उसके बाद में वो ऊपर आता है। तो इस तरह की बातें जो है मार्केट के अंदर में चलती रहती है। अब इनका यहाँ पर कहना है कि जैसे ये बाइक खरीदना चाहते थे, अभी लॉकडाउन है नहीं खरीदेंगे, लेकिन जब लॉकडाउन खत्म होगा देन उसके बाद में ये बाइक खरीदेंगे। बिल्कुल सही कहना है, मैं आपको बिल्कुल भी क्रॉस नहीं कर रहा हूं। और इनका एक और कहना है कि यूएसए, जर्मनी एंड बहुत सारी ऐसी कंट्रीज है जहां पे फ्लैट हो गई है कर्व, लेकिन आप इंडिया में देखेंगे तो ये लगातार जो है डेथ रेट्स एंड इवन जो केसेस है वो लगातार बढ़ते चले जा रहे हैं, और इसका इफेक्ट जो है कितने दिनों तक रहने वाला है ये संभव, ये जो है बताना इतना आसान नहीं रहेगा। अब दोस्तों यहाँ पर देखिए, यहाँ पर आपको समझना है कि जो इंडिया का कंज्यूमर है जो बहुत ज्यादा स्पेंडिंग करता है, मतलब आई एम टॉकिंग इन टर्म्स ऑफ द नंबर ऑफ द पीपल, तो वो अनऑर्गेनाइज सेक्टर के अंदर में है, उनके पास में सैलरीज स्ट्रक्चर्स नहीं है, बहुत सारे लोग मजदूरी करते हैं, तो बहुत सारे लोग जो है खेती पर निर्भर करते हैं। अब मान लीजिए उनको पता है कि बहुत ज्यादा काम नहीं मिलने वाला है, कमाई नहीं होने वाली, तो स्पेंडिंग वहां से कम हो जाती है। सो वी लुक फ्रॉम द पर्सपेक्टिव ऑफ द सिटीज में जो लोग नौकरी कर रहे हैं, जिनके पास में जॉब्स है, गवर्नमेंट जॉब्स वाले तो बहुत ही खुश रहेंगे बिकॉज उनको जो है सैलरी बराबर मिलती रहेगी, लेकिन जो प्राइवेट जॉब्स में है उनको प्रमोशंस नहीं मिलेंगे, बोनसेस नहीं मिलेंगे, जो डिस्क्रिशनरी स्पेंडिंग थी वो कम हो जाएगी, तो इसका इकोनॉमी पर इंपैक्ट पड़ेगा। और ऐसा नहीं है कि कुछ दिनों के लिए लॉकडाउन हुआ तो इसका असर जो है जैसे ही लॉकडाउन खत्म होता है, जैसे ही बीमारी खत्म हो जाती है, सब कुछ जो है वापस एज यूजुअल शुरू हो जाएगा। मुझे ऐसा नहीं लगता है, यहाँ पर दिक्कत जाएगी, दिवाली तक दिक्कत तो फॉर श्योर जाएगी, जीडीपी रेट कम होगा, और आप देखेंगे कई लोग जो है अपनी कार लेने का जो उन्होंने सोचा होगा तो वो हो सकता है लॉकडाउन के बाद, क्या हो सकता है 1-2 साल के बाद में खरीदे, घर लेने की बात है तो वो हो सकता है 1-2 साल डिले कर दे, ये पूरी पॉसिबिलिटीज मुझे यहाँ पे लगती है। तो आई एम नॉट क्रॉसिंग यू बट आई एम गिविंग माई पर्सपेक्टिव, आप एग्री भी कर सकते हैं, डिसएग्री भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं। गेम्स अरेना, इन्होंने अपना ओरिजिनल नाम नहीं डाला है, लेकिन इनका कहना है इन्फोसिस। तो टीसीएस पे जब मैंने वीडियो बनाया था तब इन्फोसिस के बारे में जो है कुछ लोग पूछ रहे थे, कुछ लोग इसको एक्चुअल वगैरह से कंपेयर कर रहे थे। तो ये चार्ट दोस्तों आपके सामने है, आप यहाँ पे जज कर सकते हैं बहुत आराम से। अभी भी आप देखेंगे टीसीएस जो है 19 के पी पर अवेलेबल है, जबकि हम लोग बात करेंगे दिसंबर 2008 में तो उस केस के अंदर में 10 के पी पर अवेलेबल था। और आप अगर सस्ता देखेंगे तो इन्फोसिस काफी अच्छा दिखता है, 15 के पी पर अवेलेबल है। HCL आप देखेंगे दोस्तों 11 के पी पर अवेलेबल है, और विप्रो आप देखेंगे 10 पर अवेलेबल है। विप्रो तो मेरे सजेशन में नहीं आता है, लेकिन दोस्तों यहाँ पर HCL बहुत ही अट्रैक्टिव दिख रहा है बिकॉज उसका ग्रोथ काफी अच्छा है। TCS का आप देखेंगे तो ग्रोथ वहां पर जो है कम है बिकॉज वो कंपनी बहुत बड़ी हो गई है, लेकिन रिलायबिलिटी के हिसाब से आप देखेंगे तो TCS काफी अच्छा है, वहां पर आपको डिविडेंड भी काफी अच्छा मिलता है, एंड कॉर्पोरेट गवर्नेंस में तो सभी कंपनियां अच्छी ही है। तो आप इस पर जो है अपना जजमेंट लगा सकते हैं कि क्या करना चाहिए या क्या नहीं करना चाहिए। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग ले लेते हैं शुभम अग्रवाल का। इनका कहना है कि जेपी मॉर्गन ने 8.3 बिलियन डॉलर्स का जो है लोन डिफॉल्ट के लिए अलग करके रखा है कोविड-19 से। क्या हम लोग इंडियन बैंक्स में भी ऐसा एक्सपेक्ट कर सकते हैं? और इफ द प्रोविजन विल मेड इन Q1 और 20, Q2 20, Q1 में होगा तो बॉटम लाइन अफेक्ट होगी क्या, शेयर प्राइस में अफेक्ट? देखिए जो अफेक्ट आना वाला था Q1 का तो वो अफेक्ट आ चुका है ऑलरेडी, सभी बैंकों के शेयर प्राइस में आ चुका है। बस ये चीजें जो है उनके बैलेंस शीट में या फिर उनके प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में नहीं आया, उनके बॉटम लाइन के अंदर में नहीं आया, तो श्योरली जो है वो आएगा, लेकिन उसका इफेक्ट मार्केट ऑलरेडी जो है एंटीसिपेशन के अंदर में चलता है। तो आप देख सकते हैं कि मार्केट में अभी आप HDFC के रिजल्ट्स आए थे, उसके बाद में आप देखेंगे HDFC बढ़ गया था नेक्स्ट डे पर। TCS के रिजल्ट्स आए थे तो आपने देखा था कि TCS भी बढ़ गया था नेक्स्ट डे पर। तो दोस्तों ये जो रिजल्ट्स है ये है Q4 FY20 के, उसके बावजूद भी जो है यहाँ पर उसमें थोड़ा सा रुझान देखने को मिला, लेकिन दोस्तों Q1 के जो है रिजल्ट्स जो है अच्छे नहीं आने वाले हैं फॉर श्योर। Q2 के भी जो रिजल्ट्स है वो अच्छे नहीं आने वाले हैं, लेकिन दोस्तों यहाँ पर एक छोटी सी राहत की बात है बिकॉज RBI ने जो है लिक्विडिटी मेजर्स लिए हैं और एकदम से बड़ा पैकेज वो लोग जो है अनाउंस न कर रहे हैं, ना ही RBI कर रही है, ना ही गवर्नमेंट की तरफ से जो है ऐसा कोई बड़ा पैकेज है। वो सिचुएशन को देख रहे हैं और एक स्टेप उठा रहे हैं, सिचुएशन को देख रहे हैं और एक स्टेप उठा रहे हैं। अब दोस्तों जहां पर बात करते हैं हम लोग प्रोविजंस की, तो ऐसे केस के अंदर में RBI भी थोड़ा रिलैक्स तरीके से चलेगा यहाँ पे, क्योंकि लिक्विडिटी प्रोवाइड की जा रही है, तो हो सकता है प्रोविजंस जो है जितनी एक्सपेक्टेशन मार्केट के अंदर में है कि बहुत ज्यादा लॉस आएगा वैसा न दिखाया जाए। हो सकता है इस प्रोविजंस को जो है कम किया जाए, जितना प्रोविजन करना था उसका 50% करे, ये क्वार्टर में कम करे, अगले क्वार्टर में ज्यादा करे, या फिर जो है उसके बाद वाले Q3 Q4 में करे, बिकॉज यहाँ पर RBI अलाउ करता है इन लोगों को ऐसा करना। तो जो रिफ्लेक्शन होना था इसका शेयर प्राइस के अंदर में वो ऑलरेडी हो चुका है और वहां से शेयर प्राइस जो है वापस उठने भी लग गए हैं दोस्तों। तो ऐसे केस के अंदर में यस, प्रोविजन तो अपने लेवल पे सभी बैंकों ने सोच समझ के रखा होगा,
डिस्क्लोज नहीं किया है बिकॉज वहां पर जो है ज्यादा अच्छा कॉर्पोरेट गवर्नेंस है, तो शायद वहां पे जेपी मॉर्गन ने इसको साफ साफ जो है कह दिया होगा मीडिया के अंदर। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है रमीत जी का, और रमीत जी का कहना है सर आफ्टर डाउन स्पाइरल द मार्केट इज नाउ रिबाउंडिंग स्ट्रांगली। तो दोस्तों यहाँ पर आप समझेंगे इंडिया में जब लॉकडाउन नहीं भी हुआ था उस समय आप देखेंगे डाउ जोन्स के गिरने की वजह से हम रोज रात को डाउ जोन्स देखते थे, सुबह हम लोग पता कर लेते थे कि ये मार्केट आज हमारा गिरने वाला है। डाउ जोन्स ऊपर आता था तो हमारा मार्केट भी ऊपर आता था। अब दोस्तों अब देखिए आप डाउ जोन्स है ना, वहाँ पे S&P 500 बढ़ रहा है तो इंडियन मार्केट्स भी यहाँ पर बढ़ रहे हैं, तो ये चीजें जो है चलती रहेगी एक क्वार्टर के अंदर में। तो मुझे यहाँ पर लगता है कि एक और बार जो है कुछ अच्छा खासा जो है डाउन जाना चाहिए मार्केट, और अभी तो आदत हो गई सब लोगों को 2% 4% ऊपर मार्केट होता रहता है। सो इट इज गुड न्यूज टू प्लीज शेयर सम इनसाइट्स ऑन ओवरऑल पीई ऑफ द मार्केट। तो ओवरऑल पीई ऑफ द मार्केट अराउंड 20.5 के करीब करीब चल रहा है, और जब आपको एडिशन करना चाहिए था लगभग 18 के करीब करीब जब पीई आता था तो उस समय एडिशन करना चाहिए था। जनवरी की बात करें तो 24 पीई वगैरह पर ये आ गया था, तो मेरे को यहाँ पर लगता है कि मामूली सा मार्केट जो है ग्रीड मोड के अंदर में आ गया है। जब ये 18 पी वगैरह पे आए तो आपको जो है एडिशंस करने चाहिए, जैसे इंडेक्स फंड्स वगैरह अवेलेबल है वहां पर आप पैसे डाल सकते हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि थोड़ा सा जो है ग्रीड जोन है, मुझे ऐसा लगता है कि लॉकडाउन का जो सिचुएशन है, जो लॉसेस वगैरह बहुत सारी कंपनीज के इसमें आने वाले हैं, बहुत सारी कंपनीज में जो है फाइनेंशियली बहुत ज्यादा इश्यूज आने वाले हैं, मार्केट जो है अभी थोड़ा रिलैक्स मूड में दिख रहा है, इसीलिए आपको कुछ शेयर्स के अंदर में रुझान देखने को मिल रहा है, बढ़त देखने को मिल रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों मनीष झा जी का है, और इनका पूछना है कि सर करंट सिनेरियो के अंदर में बैंक ज्यादा अच्छी है कि एनबीएफसी ज्यादा अच्छी है। तो दोस्तों अगर आपकी एनबीएफसी उसका जो पोर्शन ऑफ द लोन वो देते हैं वो अनसिक्योर नेचर का है, तो ऐसे केस के अंदर में वो इतनी अच्छी नहीं रहेगी। लेकिन दोस्तों अगर आप बात करते हैं बैंक्स की, तो यस दिस इज द बेस्ट टाइम टू बाय द बैंक्स, बिकॉज इसके बाद जो है जो भी मजबूत बैंक रहेगी उसके रिटर्न्स आपको बहुत अच्छे मिलेंगे 2-3 साल के अंदर में, और हो सकता है ऐसे रिटर्न्स मिले जो उन बैंकों ने कभी दिए ना हो। तो मेरा सिंपल है कि इस केस के अंदर में बैंक ज्यादा अच्छी रहेगी कंपेयर टू एनबीएफसीज। लेकिन एनबीएफसीज में भी आपको देखना है कि किस तरह की एनबीएफसी है। अगर उनका सिक्योर लोन है, जैसे गोल्ड लोन वाली बहुत सारी एनबीएफसीज है, या फिर आप देख सकते हैं कोई एनबीएफसीज के अंदर में माइक्रो फाइनेंस बहुत ज्यादा है लेकिन उन्होंने जो है एडिशन किया है और अपने पोर्टफोलियो के अंदर में होम लोन्स वगैरह का, तो मिक्स किस तरह का है, तो ये सभी चीजें कंसिडर करने के बाद में जो है आप देख सकते हैं कि किस वाली एनबीएफसी को जो है आप प्रेफरेंस दे सकते हैं किसी बैंक के ऊपर में। हाँ, बैंकों में भी बहुत सारी ऐसी बैंक है जिनकी हालत पहले से खराब थी, लॉकडाउन के बाद में और भी ज्यादा होगी, तो उसको अवॉइड करना बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे पूछा है अमर जी, बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन पूछा है। इसके लिए मैंने मोतीलाल ओसवाल S&P 500 इंडेक्स फंड जो आया है मार्केट के अंदर में NFO, वो एक वीडियो बनाया था क्योंकि मुझे वो अच्छा लगा था, इसलिए मैंने वो वीडियो बनाया था। उसमें जितनी भी इंफॉर्मेशन है वो मोतीलाल ओसवाल की वेबसाइट से ही ली हुई है, किसी और जगह से नहीं ली हुई है। तो वहां पर जो है एक बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज मुझे दिखी। सबसे पहले तो जो S&P 500 है उसका जो रिटर्न था वो काफी अच्छा था। सेकेंड, आप इस पीरियड की बात करेंगे तो यहाँ पे डॉलर भी बढ़ गया है, तो जब आप वहां पे रिटर्न्स कमा रहे हैं एंड वहां पर जब आप अपना इन्वेस्टमेंट बेच रहे हैं, क्योंकि आपने यूनिट्स खरीदी तो बिकेगा तो वहां पे डॉलर्स में, जब वो डॉलर्स को आप रिपेट्रिएट करेंगे इंडिया के अंदर में, तो इंडिया में जो रिटर्न्स है वो दो प्रकार के रहेंगे, एक वहां की ग्रोथ प्लस यहाँ जो डॉलर बढ़ा उसका रुपीस में कन्वर्जन, वो वाला आपको जो है रिटर्न यहाँ पे मिलेगा। तो ऐसे केस के अंदर में आप वो वीडियो एक बार देखिए, आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा किस तरह से फायदेमंद हो सकता है डेवलप इकोनॉमीज में इंडेक्स फंड्स के अंदर में पैसा डालना। सेकंड चीज, वो वीडियो मैंने इसीलिए भी बनाया था बिकॉज वहां पे डाइवर्सिफिकेशन वाली चीज मुझे दिख रही थी, तो मैंने इस केस के लिए जो है उसको वीडियो को चुना एंड उसके अंदर में मैंने इंडेक्स फंड के बारे में बताया जो कि यूएस मार्केट से रिलेटेड है। तो कुछ लोगों को ऐसा लगा होगा कि सर प्रमोट कर रहे हैं, उनको शायद स्पॉन्सरशिप वगैरह मिली होगी। मैं आपको सीधा सीधा बता देता हूँ, मेरे पास में जो स्पॉन्सरशिप आई है उसमें एक टिकर टेप है, वो मैं बता देता हूँ कौन सा वीडियो उसका स्पॉन्सर्ड है, कौन सा वीडियो स्पॉन्सर्ड नहीं है। ये वाला वीडियो स्पॉन्सर्ड नहीं है। अगर इन केस मेरे पास जो है अपस्टॉक वालों का भी नाम आया था, अपस्टॉक वाले जो है रेफरल लिंक वगैरह दे रहे हैं, तो वो जो है एक ऐड हो सकता है। इसके अलावा मेरे पास में कोई और स्पॉन्सरशिप नहीं है। वीडियो को सपोर्ट करने के लिए, चैनल को सपोर्ट करने के लिए हम लोगों को स्पॉन्सरशिप लेनी पड़ती है। चलिए दोस्तों, आखिरी क्वेश्चन हम ले लेते हैं और यहाँ पर लिखा हुआ है टाटा मोटर्स के बारे में। ये बड़े लॉस के अंदर में है, इसमें एवरेज करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। देखिए, टाटा मोटर्स का फ्यूचर मेरे को ग्रीन लगता है, बहुत ज्यादा अट्रैक्टिव ये मेरे को कंपनी नहीं लगती है। लेकिन दोस्तों, अगर आप लॉस में चल रहे हैं तो आप उसको एवरेज पे एवरेज मत कीजिए, ये गलती मत कीजिए।
मुझे नहीं लगता है कि यहाँ पर जो है बहुत ज्यादा यहाँ पर आपको रिकवरी देखने को मिलेगी, लेकिन अभी के बाद में जो है सब पॉजिटिव होने की उम्मीदें लगाई जा सकती है। धीरे धीरे यहाँ पर इंप्रूवमेंट्स आने की कोशिश हो सकती है, तो आप यहाँ पे रुकिए क्योंकि इसका शेयर जो है ज्यादा गिर गया है, हद से ज्यादा गिर गया है, तो इसमें रिकवरी आने दीजिए। मुझे पता नहीं आपका प्राइस वगैरह कितना है, लेकिन आप नया इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो आप इस कंपनी को अवॉइड कीजिए, किसी दूसरी जगह पर जाइए जहां पर आपको ज्यादा अपॉर्चुनिटीज दिख रही हो। बिकॉज ये टाटा ग्रुप की कंपनी है, बचा तो लिया जाएगा इसको, लेकिन हो सकता है कि आपको जो है अगर बहुत बड़े लॉस पर अगर आप है तो हो सकता है कि आपको कॉम्प्रोमाइज करना पड़े। लेकिन अभी इस पॉइंट पर जब ये शेयर अराउंड 80-90 रुपीज का है तो उस समय आपको नहीं निकलना चाहिए, बिकॉज यहाँ पे रिकवरी आने की पूरी चांसेस है। इसको आपको टाइम देना पड़ेगा, इट इज अ गेम ऑफ द टाइम ओनली। और अगर आप बहुत ज्यादा टाइम दे सकते हैं, इन्वेस्टमेंट आपके पोर्टफोलियो परसेंटेज के हिसाब से इतना ज्यादा नहीं है, तो 5 साल का आप यहाँ पे टाइम दीजिए। बिकॉज टाटा ग्रुप की कंपनी है, हम विश्वास रख सकते हैं, लेकिन आपको प्रॉफिट्स का जो है यहाँ पे एक्सपेक्टेशन ज्यादा नहीं होना चाहिए। और अगर आपके मुद्दल भाव में आ जाता है या फिर 10% 20% तक ये पहुंचता है, किसी मार्केट में रैली आती है बहुत ही मजबूत, तो आपको जो है उसी समय यहाँ पर जो है फायदा होगा, अदरवाइज इसमें फायदा आने की उम्मीदें बहुत ही कम है। तो आई होप दोस्तों आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपके भी सवाल है तो आप नीचे कॉमेंट करके मुझसे पूछ सकते हैं। इस तरह के और वीडियोस में लाता रहूंगा, तब तक के लिए नमस्कार दोस्तों।